नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज, आपका दोस्त, और आज हम आपकी मुलाकात एक फंड मैनेजर से नहीं, बहुत सारे फंड को एक्टिवली वॉच करने वाले, ऑब्जर्व करने वाले और सुझाव देने वाले व्यक्ति से आपकी मुलाकात करेंगे। उनका नाम है पंकज मटवाल जी, जो कि ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी एंड सीईओ हैं और आपको बहुत अच्छे फंड चुन के लाते हैं। तो हमने सोचा कि अब इस बाज़ार में कई बार आपका मन होता है कि कौन सा फंड खरीदे, तो पंकज जी से बेटर कौन सुझा सकता है। तो कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे इस वक्त आपको पैसे लगाने चाहिए, जिससे कि आपको अच्छी ग्रोथ मिले। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी हो, कमजोरी लिखे, तो ये कहा जाता है कि फंड के थ्रू अच्छे पैसे बन सकते हैं, अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो पंकज जी हमारी मदद करने के लिए हमारे स्टूडियो है, इसलिए सर आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे दिमाग में ये इसलिए आया क्योंकि हम हर हफ्ते एक फंड मैनेजर से बात करते हैं, उसकी मेंटालिटी को, उसकी स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करते हैं, उसके फंड पे बातचीत होती है। लेकिन आज हमने सुना कि हम 2-3-4 फंड्स पे बात करेंगे जिसमें पैसे लगाने चाहिए इस समय, क्योंकि मार्केट ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। एक सेक्टर जो बहुत इस पे बातचीत भी हो रही है, नतीजे भी पता नहीं उल्टे सीधे आ रहे हैं, वो आईटी सेक्टर है ना। जो अब तक नतीजे आए वो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं अभी 2-4-6 महीने इसमें कुछ नहीं होने वाला है, दिक्कत आएगी, सेकंड हाफ में चलेगा। तो एक बड़ा झंझावात ये है। फिर मिड कैप में बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अंडर परफॉर्म किया पिछले 1 साल में, सेक्टर ही नहीं चला तो क्या होगा। और ऑब्वियसली कि एक ब्लू चिप तो होना ही चाहिए। तो इनके बारे में हम आपसे राय लेंगे क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप फंड मैनेजर हैं, तो मार्केट पर भी तो राय रखते होंगे, इस समय फंड में पैसा लगाना चाहिए। देखिए, मैं फंड मैनेजर नहीं हूँ। अरे फंडों के फंड मैनेजर हैं आप। इसके लिए फंड मैनेजर यूज करना थोड़ा सा सही नहीं है, टेक्निकल में मत जाइए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल सही बात। देखिए, आपने पूछा कि ये सही समय है पैसा लगाने के लिए, तो बिल्कुल सही समय है। क्योंकि जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, अगर आप शेयर्स बाय कर रहे हैं तब तो कई बार आपका नजरिया शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है। बट म्यूचुअल फंड्स में और इक्विटी की बात हो तो डेफिनेटली अगर आपका नजरिया लंबा नहीं है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए नहीं है। मुझे जानकारी आपसे ये लेनी है कि आईटी में बहुत उतावला हो रहा है। मैं से मतलब मेरे दर्शक जो देख रहे हैं उनका मन कर रहा है कि आईटी में पैसे लगाओ, पूरी दुनिया में सब आईटी चलेगा। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक चमकता सितारा भी है और आजकल बुरे दिन से गुजर रहा है। तो लोगों को डर लगता है कि डायरेक्ट टीसीएस में लगाएंगे, इन्फोसिस में लगाएं, पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट अभी अच्छा नहीं आया, कमेंट्री अच्छी नहीं है। तो फंड के थ्रू जा सकते हैं या निफ्टी आईटी का ईटीएफ भी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे दोनों अलग अलग समझाइए कि किस में लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। पहले तो आपने कहा कि आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, आईटी सेक्टर एक एक्टिव सेक्टर है। डेफिनेटली आईटी और फाइनेंस के बिना तो मतलब इकोनॉमी चलना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो सेक्टर्स तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। लेकिन बात यह है कि आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे या डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि यदि आप कोई भी लार्ज कैप, मिड कैप कोई भी फंड लेते हैं डाइवर्सिफाइड, तो उसके अंदर आईटी का अच्छा खासा वेटेज होता है। तो इसका मतलब यदि आपने एक मिड कैप फंड भी लिया हुआ है या कोई भी फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, मल्टी कैप कुछ भी लिया है और उसके थ्रू भी आपका इन्फोसिस, टीसीएस सब में एक्सपोजर हो रहा है और उसके साथ में आपने अलग से एक आईटी फंड ले लिया, तो इसका मतलब आपका जो एक्सपोजर है आईटी में वो ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में 2 चीजें हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ ही फंड्स आपके पास में, छोटा पोर्टफोलियो है लंबे समय के लिए, तो मेरा सुझाव ये होगा कि ऐसे में आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, आपको आईटी सेक्टर में एक्सपोजर मिल जाएगा। नहीं, हम लोग शुद्ध घी खाने वाले हैं, बिल्कुल प्योर। तो या तो निफ्टी आईटी का ईटीएफ या आईटी सेक्टर का बिल्कुल। तो मैं थोड़ी सी मतलब बता रहा था कि करना चाहिए। लेकिन ये बात सही है आपकी कि ये तय हो गया कि हमारे पास जो भी रीजन है उसकी वजह से हमें आईटी में आना तो है, अलग से आईटी सेक्टर फंड लेना है। तो ऐसे में पहली बात, कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगता है 6 मंथ टू 1 ईयर का टाइम तो ऐसा है जहां पर बहुत पैसा बनेगा नहीं, मूवमेंट ज्यादा होगा नहीं। तो अगर आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल करते रहिए ताकि लंबे समय में पैसा बन सके। अब आईटी सेक्टर में वेदर हमें इंडेक्स में जाना चाहिए या फिर एक्टिवली मैनेज में जाना चाहिए, तो मेरी सलाह होगी कि एक्टिवली मैनेज फंड्स जो हैं आईटी में वो बेटर होंगे। जब आप इंडेक्स की बात करते हैं तो 2 चॉइस है आपके पास, वेदर ईटीएफ या फिर इंडेक्स फंड। आईटी के इंडेक्स फंड भी हैं, फंड ऑफ फंड्स भी हैं, या फिर आपके पास ईटीएफ की चॉइस भी है। और दूसरा है कि आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड बाय कर लीजिए। अब इसका कारण यह है कि एक्टिवली मैनेज फंड में फंड मैनेजर थोड़ा सा वेटेज चेंज कर सकते हैं। हालांकि जो स्टॉक्स हैं वो तो काफी हद तक, जो इंडेक्स में 10 स्टॉक्स हैं वही आपके उसमें से काफी हद तक होते ही हैं, लेकिन जो वेटेज है उसका चेंज करना हमेशा संभव होता है और
दूसरी बात, थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं पोर्टफोलियो में भी, और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि एक्टिवली मैनेज फंड्स सेक्टरल के हिसाब से और आईटी सेक्टर के हिसाब से पास्ट में भी बेटर परफॉर्म किया है और फ्यूचर में भी आप उम्मीद कर सकते हैं। और अगले एक साल की बात करूं, जहां मैंने कहा कि आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा मूवमेंट की उम्मीद नहीं है, बट यदि आप एक्टिवली मैनेज फंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो उम्मीद कर सकते हैं कि इंडेक्स के मुकाबले थोड़े बेहतर। अच्छा, उदाहरण के लिए मान लीजिए 40 कंपनियां आईटी की हैं, जिसमें से 10 बहुत बड़ी वाली हैं, फिर उसके बाद 11 से लेकर 20 तक बीच वाली, उसके बाद छोटी वाली हैं, और हम सेक्टोरल फंड ले रहे हैं, तो वो फंड मैनेजर कुछ भी खरीद सकता है उन 40 में से? ठीक है, बिल्कुल खरीद तो सकता है। तो उदाहरण के लिए ये कोई रिकमेंडेशन या कुछ ऐसा नहीं, मान लिया उसने किसी ने हैप्पीएस्ट माइंड ले रखा था, अब वो 1500-800 रुपये हो गया, तो क्या उसकी वजह से पूरे सेक्टर, पूरे फंड का परफॉर्मेंस पे असर पड़ जाएगा? अब वेटेज कितना है, फर्क तो पड़ेगा, ये तो, पर वेटेज कितना लिया हुआ है, अभी तो जोमेटो भी लिया हुआ था, मान लीजिए, तो ये डिपेंड करता है। जोमेटो आईटी मानते हैं क्या? जोमेटो को आईटी स्टॉक? एग्जाम्पल मैंने ओवरऑल बोला, मैं आईटी की बात नहीं, आप देखिए कुछ लोग आजकल आईसीआईसीआई बैंक को भी आईटी स्टॉक कहने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है बैंक, अब ऐप पे ही पूरा बैंक चलता है, मोबाइल पे, तो ये एज गुड एज आईटी। ये बात तो तय है, जब सेक्टर की बात आती है तो आप उसमें उस सेक्टर से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं तो उनको इंक्लूड किया जाता है। और ये एक फायदा होता है, जब आप प्योर एक इंडेक्स फंड लेंगे तो वहां पर नहीं होगा, वहां पर प्योरली आपके जो आईटी है वही होगा। और यहाँ पे स्कोप होता है कि थोड़ा बहुत आप उस तरह के सेक्टर जिनका इससे कोई संबंध है। आपने जोमेटो का एग्जांपल दिया, जोमेटो डेफिनेटली, बिकॉज आईटी ये फूड डिलीवरी ऐप है, लेकिन चलता तो आईटी की वजह से है ना, तो इसको भी कभी इंक्लूड किया जाए या किया जाए तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, हो सकता है। तो खैर मैं इसमें ना तो किसी कोई पोर्टफोलियो को डिस्कस करना चाहता हूं, ना फिर कोई रिकमेंडेशन है, बट वजह यह है कि कोई भी जो एक्टिवली मैनेज फंड होता है उसके अंदर ये चॉइस है, एक तो वेटेज कम ज्यादा करने की, और थोड़ा जैसे हमने बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्टिवली मैनेज फंड्स में पोटेंशियल है बेटर परफॉर्म करने का। तो दो कोई बढ़िया से हमें बताइए फंड आईटी। देखिए, एक तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड बहुत ही पुराना फंड है, जिसने खराब समय भी देखा है। हमने .com बबल देखा, और उस वक्त पर हमने देखा कि क्या एनईवी गिरकर 2 रुपए तक भी आ गई थी, लेकिन जितना हमने ग्रोथ देखा उसके अंदर, उससे एक हर तरह के माहौल में फंड ने परफॉर्म किया है। तो उस हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड एक अच्छा फंड है। और दूसरा आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, ये फंड भी एक अच्छा फंड है इस कैटेगरी में। ये डिजिटल से मतलब कुछ नए जमाने वाले भी स्टॉक इसमें आ रहे हैं क्या? नाम से नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा नाम है, फंड से तो नाम है सिर्फ। बाकी यह है कि जो आईटी फंड है, टेक्नोलॉजी फंड है, उसमें वो सब टेक्नोलॉजी कंपनी आती है। तो ये दो फंड है, जिसके एक का है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड और एबीएसएल डिजिटल इंडिया। ये दो फंड आप कह रहे हैं कि एक्टिवली मैनेज आईटी वाले हैं, तो जिसको बहुत प्योर आईटी प्ले चाहिए वो इनके थ्रू जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पे उनको अच्छे गेन्स हो सकते हैं अगर आप आईटी में बहुत बुलिश हैं तो ये है। अब एक लार्ज कैप की बात आती है, क्योंकि हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर ही रहे हैं, मतलब पोर्टफोलियो क्या अपना पैसा बनाने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो लार्ज कैप को मिस नहीं कर सकते, बिल्कुल, है ना। तो उसमें भी बहुत आजकल स्टॉक्स नीचे पड़े हुए हैं, तो अब ये खरीदें कि वो खरीदें, कितने खरीदें, तो फंड खरीद लें ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब बताइए लार्ज कैप फंड में क्या किया जाना चाहिए? देखिए, अगेन लार्ज कैप फंड तो पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अरे लार्ज कैप फंड में मान लीजिए 100% उनके पास जो पैसा हो, तो उसमें कितना वो लार्ज कैप में लगाते हैं? 100% लगाते हैं या 80? हाँ, देखिए, सेबी के जो नियम है उसके अनुसार मिनिमम 80% जो टोटल एयूएम है उसका मिनिमम, उसका 80% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में होगा। और लार्ज कैप की डेफिनेशन भी यहाँ पर जो है वो सिंपल है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 1 to 100 जो कंपनी, टॉप 100 कंपनीज हैं, उसी में सिलेक्टेड होंगी, और उसमें से 50 कंपनी है, 60 कंपनी जो भी लेनी है वो उसमें से लेनी है, अगर आपका एक लार्ज कैप फंड है। तो ये बात तय है। अब देखिए, यहाँ पर हम लार्ज कैप की बात कर रहे हैं, तो उम्मीद कीजिए कि उसमें कोई भी फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे तो इन्फोसिस भी हो सकता है, टीसीएस भी होगा, रिलायंस भी होगा, चलेगा यूजुअली, है ना। तो वो फंड रहेगा ही रहेगा। तो अब आईटी के जो हमने शुरुआत में बात की थी, इसमें पंकज एक और समस्या आती है, एयूएम का 80% लगाते हैं वो लार्ज कैप में जी, उस 80% का 80% वो अल्ट्रा लार्ज कैप में लगा देते हैं। ये क्यों करते हैं वो? अब देखिए, एक तो मतलब वही गिनी चुनी 6-8 कंपनी उसमें झोंक दिया पैसा। ये बात बिल्कुल तय है। हाँ। और इसकी वजह से कई बार एक
ये भी कहा जाता है कि फिर क्यों हम किसी एक्टिव मैनेजमेंट करें, क्यों ना इंडेक्स में कर लें, इंडेक्स फंड में कर हम खुद ही वो आपको पोर्टफोलियो देख के वो 8-10 स्टॉक में खुद ही पैसा लगा ले। पर उसमें तो क्या होता है ना, ये जो आपने बोला, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स कहते हैं इस बात को कि जब मुझे पता है पोर्टफोलियो मैं खुद ही कर लूंगा, और ये बात तो फिर आप किसी पीएमएस का पोर्टफोलियो भी देख के खुद ही कर सकते हो, बट जो चेंजेस टाइम पे करना होता है वो सही समय पर चेंज करना, पोर्टफोलियो में रिबैलेंसिंग करना, इसी वजह से फीस लेते हैं, तो वही बस मेन चीज है। बाकी तो सब कुछ डिस्क्लोज तो होता ही है ना, आप किसी की फैक्ट शीट निकाल अब बाकी 20% कहाँ लगाते हैं? इसका देखिए, ये अगेन डिपेंड करता है। सेबी ने ऐसा बोला कि मिनिमम 80%, बट फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा, देखिए स्मॉल कैप तो आपको नहीं मिलेगा लार्ज कैप में, पर ऐसा लगता है कि मिड कैप थोड़ा सा इंक्लूड किया जा सकता है, तो वो भी हो सकता है कभी किसी वक्त पर। और ऐसा लगता है कि लार्ज कैप में इतना स्कोप है तो फिर पूरा लार्ज कैप भी हो सकता है। तो इसमें फिर कौन से 2 बढ़िया फंड है? अब इसमें अगेन मैं पुराने फंड्स और एक्टिवली मैनेज और अच्छे फंड हाउसेस के, नए लोगों को आप इग्नोर कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे नया भी करूंगा, उसकी भी वजह है। पहला तो ये है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ये डेफिनेटली बहुत एक टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट है अगेन, और बड़े फंड हाउस से है। तो एक तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड मेरे हिसाब से अच्छी चॉइस है। दूसरा कैनरा रोबेको, ये ब्लू चिप इक्विटी फंड, हालांकि ये भी नया नहीं है, काफी टाइम हो गया है इसको, मुझे एक्चुअल अभी डेट याद नहीं कभी लॉन्च हुआ था, बट अच्छा खासा टाइम हो गया है और काफी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी रही है, और ये फंड मेरे हिसाब से एक अच्छा ये आप इनके मैं बता दूं कि ये बहुत ही शानदार फंड है। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप ने पिछले 1 साल में एनुअलाइज परफॉर्मेंस देखेंगे 6.25%, 3 साल में 26%, 5 साल में CAGR 12% की, विच इज वेरी गुड। और वैसे ही कैनरा रिबेको में 5% 1 साल में, 23% 3 साल में और 14%, तो वॉरेन बफेट वाला फार्मूला। सर देखिए, हमने सीधा बोला है कि आप 5 साल का नजरिया रखिए, तो 1 साल में तो कभी आपको 25-30% दिखाई देगा, कभी कम भी होगा। 5 साल में अगर 14% मिल रहा है, इसके अलावा क्या चाहिए आपको? वॉरेन बफेट का फार्मूला आज देख रहे हैं आप, जब खराब मार्केट में देख रहे हैं तब 14% है। अच्छा, वैसे ही आईटी में भी देखिए 20-21% का रिटर्न वहाँ पे भी बढ़िया निकल के आते हैं, अगर आप 4-5 साल उनको रखते हैं तो डेफिनेटली। तो ये हो गया लार्ज कैप। इसमें खाली आपने एक कैच बताया कि वो इन्फोसिस टीसीएस इधर भी हो सकता है, होगा ही, हो सकता नहीं होगा ही, लार्ज कैप में तो वो होगा ही। इसमें भी ये रिस्क रहता है कि वो जो 20% वाले हैं वो इधर 80% का मूड खराब कर सकते हैं क्या? देखिए, वैसे ऐसा लार्ज कैप में है नहीं, कोई भी फंड मैनेजर है अभी वो लार्ज कैप को मैनेज कर रहे हैं, तो कोशिश यही होती है कि अगर मिड कैप स्टॉक कोई होगा भी तो वो अच्छा मिड कैप होगा, है ना, तो ऐसा वो नहीं है। बट ये तो बात तय है, अगर वेटेज ज्यादा है, बट लार्ज कैप में बात तय है, जैसे आपने ही कहा अभी कि तो लार्ज कैप और उसमें भी जो दिग्गज कंपनी उनमें ज्यादा परसेंटेज होता है ना। एक चीज और देखिए हमने, ये जो लार्ज कैप फंड होते हैं ना, इसमें बैंक पे बहुत ज्यादा बुलिश होते हैं वो लोग। सर आप अगर इंडेक्स देखें निफ्टी 50, तो उसके अंदर भी तो फाइनेंशियल सेक्टर का एलोकेशन और उसके बाद में आईटी तो मैक्सिमम है। एक स्टॉक तो 8-10% डाल देते हैं पैसा। निफ्टी में रिलायंस का वेटेज क्या है? 10%, तो उसी कॉपी कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे तो ये तो इंडेक्स के अंदर, लार्ज कैप इंडेक्स में अगर मैं सही कह रहा हूँ, आप तो मार्केट बिल्कुल देखते हैं तो 10% के आसपास रहता ही है इस वक्त पर भी। अरे बैंक निफ्टी में 2-3 बैंक मिलके पूरा ज्यादातर वेटेज उन्हीं का बन जाता है। यहाँ भी होगा, बट यहीं पे ये अंतर है। अगर हमें देखा जाए कि आईटीसी का एलोकेशन इंडेक्स में कम था और यहाँ पे ज्यादा रख लिया गया लार्ज कैप में, जिसकी वजह से तब मुश्किल 200 से 400 पे के आसपास मतलब ये आ गया आईटीसी और उसका फायदा मिल गया। ये है एक्टिवली मैनेजमेंट को मैनेज करने का फायदा फंड को। बिल्कुल, ये देखिए, यही तो आज समझना था पंकज जी से कि इस माहौल में अगर आपको फंड लेने हैं तो आईटी में क्या लेना, वो हमने आपको 2 नाम बताया कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल फंड। और आपको बिल्कुल लार्ज कैप बढ़िया वाले लेने हैं तो उसमें फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप और कैनरा रिबेको ब्लू चिप फंड, ये 4 फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा रिस्क भी लेने का मन करता है ना, कि हल्का सा रिस्क लिया जाए। ब्रेक के बाद इस रिस्क के लिए आपको मिड कैप फंड की भी बात कराएंगे, कहाँ पे पैसा लगाएं मिड कैप में, क्योंकि अब थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे अगर तो पैसा कैसे बनेगा वेल्थ। ब्रेक के बाद Let's you